वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है हमने YouTube फ्री सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें इंग्लिश के लिए हमने सेक्शन नंबर 1 के 2 चैप्टर्स, सेक्शन नंबर 2 के 2 पोएम्स, सेक्शन नंबर 3 के कुछ राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन नंबर 4 में हमारा फर्स्ट नोवेल कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 4 दैट इज नोवेल जॉनर का सेकेंड पार्ट दैट इज टू सर्व with love. So let's start with our lecture. ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रथा रही है, रिचुअल रही है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम अपने राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं या अपनी स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी एक ब्रीफिंग देख लेते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड द ब्रीफिंग ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के हमारे जो राइटर है, और मैं कहूं कि इस नोवेल के जो हमारे राइटर हैं वो है यूस्टिस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट। 27th January 1912 to 12th December 2016. He was also known as E.R. Braithwaite was a Guyanese-born British American novelist. तो ये गुयाना में born हुए थे, but he was technically British American novelist, writer, teacher, and diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. तो इनकी जो राइटिंग में बेटा स्पेशलिटी है वो लाई करती है कि ये जो लिखते हैं ना उनका जो बेसिस रहता है लिखने का वो डिपेंड करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि अमेरिका में ब्लैक पीपल के साथ बहुत बार होता है। और इनफैक्ट आज के जमाने में भी हम कुछ ऐसे आज के टाइम पे भी हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं कि जहां पे अमेरिका में ब्लैक पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो उसकी भी एक हिस्ट्री होगी, अगर आपने 10th तक की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको कुछ आइडिया होगा कि क्यों ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अमेरिका में। ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस 1959 ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल टू सर्व विद लव। तो ये फेमस किस हुए, तो इनने ना अपनी लाइफ पे बेस्ड एक स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल था टू सर्व विद लव, जो कि बहुत ही ज्यादा चली और बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आई। ठीक है, he also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, a choice of straws, a novel set in London and reluctant neighbors, a memorial and treatise about racism. तो इनकी जो स्टोरी थी ना बेटा हमेशा वो कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से कनेक्टेड रहती थी। ऐसा नहीं था कि एकदम फुल ऑन फिक्शन इनमें भरा रहता है, नहीं, कुछ ना कुछ जो इनकी लाइफ में हुआ है जिनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है उस पे बेस्ड ये सारे नोवेल्स लिखा करते थे। Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhumane circumstances. तो इनकी जो राइटिंग्स थी वो किससे डील करती थी, तो अमेरिका में एक ब्लैक पीपल होना या ब्लैक होना बहुत ही ज्यादा बड़ा ही एकदम डिप्रेशन वाली या एंजाइटी वाली बात होती है, बड़ी चिंताजनक बात होती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए अलग अलग प्रकार से वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, आपको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, जहां पे व्हाइट पीपल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वहां पे कम होती है। आपने इंडिया में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे थे कि कास्ट वाइज जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना तो अमेरिका में कलर वाइज होता है। ओके, उनका जो पिगमेंट का स्किन का पिगमेंट रहता है ना व्हाइट और ब्लैक, उसके बेस्ड पे वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्टोरी रहती है कि कैसे किसी एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन बीइंग के साथ इनह्यूमेन चीजें की जा रही हैं उस पे ये बेस्ड अपनी नोवेल्स लिखते थे। टू सर्व विद लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। तो ये जो चैप्टर है या ये जो नोवेल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन दी राइटर्स लाइफ। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है जो कि अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखे। The narrator is an engineer, but to make both ends meet, he accepts the job of a teacher in London East End School. तो ये एक इंजीनियर हुआ करते थे जहां पे वो अपने इंजीनियर जॉब से रिटायर होके अपने 2 टाइम का खाना कमाने के लिए ऐसी जॉब ले लेते हैं विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, एक टीचर की जॉब ले लेते हैं किसी एक लंदन के स्कूल में।
The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior. अब वो स्कूल ना बड़ा ही नटोरियस स्कूल था, या बहुत ही काइंड ऑफ नटोरियसली वो फेमस था। क्यों? क्योंकि जो कि बाकी स्कूल से बैड बिहेवियर के लिए बच्चे निकाले जाते थे ना, सस्पेंड किए जाते थे, वो सारे बच्चे यहीं पे आते थे जिस स्कूल में इनने टीचर की जॉब एक्सेप्ट की थी। सोचो, तो ये स्कूल ऐसा है जहां पे एकदम बैड बिहेवियर वाले बच्चे भरे हुए हैं और उनसे डील करना कितना मुश्किल काम होगा। At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect. बट हमारे जो नरेटर है या हमारे जो राइटर है ना बेटा, वो भी काइंड ऑफ एक अलग प्रकार के इंसान है। स्टार्टिंग में तो इनको बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा ऐसा अजीब सा लगता था, गंदा लगता था कि बच्चों उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको बुली कर रहे हैं, और ये बड़े ही तंग हो जाते थे। लेकिन उनने अपना काम एंड कूल ना होके उसको मेंटेन करके उन स्टूडेंट्स की लाइफ में एक चेंज लाया था। सोचो, क्लासरूम फुल ऑफ बैड बिहेवियर स्टूडेंट्स और उनमें चेंज लाना कितना ही डिफिकल्ट टास्क होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है किसी की, आप मानो या ना मानो, बच्चे नहीं सुनते और उनके लाइफ या उनके बिहेवियर में चेंज लाना इज नॉट अ सिंपल थिंग टू डू। ओके, तो ये कैसे चेंज लाए बिहेवियर में, बच्चों ने पहले क्या किया और उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, तो ये जो पैसेज है ना बेटा, ये जो जर्नी है, वही हम इस नोवेल में देखने जाएंगे। सो दिस was all about your writer and the story, the brief of the story। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, या अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो मेजर कैरेक्टर्स में तो पहले हमारे खुद राइटर आते हैं, दैट इज E.R. ब्रेथवेट, फिर गिलियन ब्लैंचेट, मिसेस डेल एवांस डेनहम, पमेला डेयर एंड मिस्टर फ्लोरियन। तो ये सब टीचर्स हैं उस स्कूल के जो कि हैंडल करते थे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, या टीचिंग जो पार्ट था। अब इसमें आते हैं माइनर कैरेक्टर्स। तो माइनर कैरेक्टर्स में सारे आपके स्टूडेंट्स आते हैं जो भी उनकी क्लास में स्टूडेंट थे। तो उसमें आते हैं बॉब बेलमोंट, जैकलीन बेंडर, क्लिंटी, सेल्मा ड्रू, हैकमैन, मोइरा जोसेफ, पार्मर, यूफेमा फिलिप्स, जेन पर्सल, लॉरेंस सील्स, जेस बॉलमैन, बकली, जॉसी डेव्स, पैट्रिक फॉर्मेंटिच, जैक्सन, मोनिका पेज, बारबरा पेक, पॉटर, सैपियानो, थियो वॉटसन। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि उनके क्लास टीचर हमारे नरेटर थे। ओके, तो ये तो हो गए हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि हर नोवेल में, जितनी भी आपकी 3 नोवेल दी गई हैं, हर नोवेल में पहले कुछ समरी दी हुई है, साइनॉप्सिस दिया हुआ है, थीम दिया हुआ है। तो समरी में हम जानेंगे कि वो जो पूरी नोवेल थी बेटा, ये आपका चैप्टर जो है वो पूरी नोवेल नहीं है, उसका एक पार्ट इन लोगों ने उठाया है। तो उस पार्ट को समझने के लिए हमें नोवेल का आगे वाला पार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो आपकी दी जाती है समरी में। ओके, कि समरी में पूरे नोवेल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा था, वो बताते हैं। साइनॉप्सिस में आपको बताया जाता है कि आपकी जो स्टोरी कंटिन्यू हुई है, आपकी जो बुक में दी गई है, उससे पहले क्या क्या हो चुका था। थीम में आपको बताया जाएगा कि ये जो स्टोरी है या ये जो आप नोवेल पढ़ने जा रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो किस पे बेस्ड है, वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी थीम में। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ टू सर्व विद लव। ठीक है, To Serve with Love is a work of fiction based on the life of the author E.R. Braithwaite. The main character E.R. Braithwaite works as an engineer in an oil refinery. तो टीचिंग के जॉब से पहले ये एक इंजीनियर की जॉब किया करते थे इन ऑयल रिफाइनरी। He served in the Royal British Air Force in the war, and not only this, but he also served in the army. Army in the sense Air Force. After the war, being a black person, he was unable to find employment. लेकिन वॉर में तो लड़ लिया, उधर तो काम चल गया, लेकिन वॉर के बाद सिंस ही वॉज अ ब्लैक पर्सन या ब्लैक पीपल या ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इनको जॉब मिलना बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया।
As a last resort, he applied in a school to become a teacher. तो जब इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, कोई भी इनको ले नहीं रहा था, सब इनको सिर्फ इनके कलर के वजह से रिजेक्ट कर रहे थे, तो इनको फाइनली एक टीचर की जॉब ऑफर होती है एंड ना चाहते हुए भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टाइम का खाना तो कमाना ही पड़ेगा, ओके, खाना ही पड़ेगा। वो भी जॉब नहीं करेंगे तो दूसरी उनको जॉब मिलेगी कहां से, ओके। एंड सरप्राइजिंगली ही इज एक्सेप्टेड एट द ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन्स ईस्ट एंड एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल। अब देखो हुआ क्या कि चलो सरप्राइजिंगली वहां पे भी उनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये यहाँ पे भी मेरे को रिजेक्ट कर देंगे मेरे कलर की वजह से, बट सरप्राइजिंगली वहां पे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो स्टार्ट करते हैं अपनी टीचिंग की जर्नी। While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. हर नोवेल, सिर्फ इस नोवेल के लिए नहीं बच्चों, हर नोवेल के लिए टाइम पीरियड पढ़ना बड़ा ही जरूरी है कि स्टोरी कब सेट हुई थी, उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी, कौन सी फैसिलिटीज रहा करती थी उस टाइम पे, ये सारी चीजें समझना जरूरी होता है। Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them. अब हुआ क्या कि हमारे जो नरेटर है ना, उनको लगता था यार मैंने एयरफोर्स में सर्व किया है, मैं यहीं रहा हूं बचपन से, शुरू से मेरी जिंदगी यहाँ पे शुरू हुई है, तो भी ये जो लोग हैं, ये अमेरिकन लोग हैं, मुझे अपना भाई क्यों नहीं मानते, मेरे को क्यों डिस्क्रिमिनेट करते मेरे अगेंस्ट। This makes Braithwaite bitter about the English and the colonialism as well as about his white students, जिसकी वजह से इनके साथ पर्सनल लाइफ में इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना बच्चों कि इनके मन में घृणा ही आ गई है, मतलब गुस्सा ही आ गया कि जहां इनको व्हाइट पीपल दिखता है ना, उनको चिढ़ हो जाती है कि नहीं ये तो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने उतना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रखा होता है और इसकी इतनी पार हो जाती है, इतना लिमिट पहुंच जाता है कि उनके जो व्हाइट स्टूडेंट्स है ना, जिसके वो क्लास टीचर थे, जिस क्लास के, उनसे भी उनको अब गुस्सा आने लग जाता है कि ये बच्चे भी उन्हीं की तरह हैं। Braithwaite's teaching position starts out roughly and he is embarrassed time and again. तो इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, ऐसा कोई स्मूथ ग्राफ नहीं होता, उबड़ खाबड़ वाली ऊपर नीचे वाली जर्नी होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उनको बुली कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो इसके वजह से भी वो रिडिक्यूल्ड हो जाते हैं। He considers his students disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. तो इनके लिए जो इनके स्टूडेंट्स है वो बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुल है, इल मैनर्ड है, और इनके लिए नहीं, एक्चुअली वो बच्चे इल मैनर्ड है, तभी तो दूसरे स्कूल से सस्पेंड करके उनको यहाँ डाला गया है, ओके। तो बड़े डिसरिस्पेक्टफुल है, इल मैनर्ड एंड मिसचीवियस हैं, और उनके स्टूडेंट्स में जो इनके लिए इमेज है वो क्या कहती है कि ये तो कहीं बाहर का इंसान है, ये इस स्टेट का इंसान नहीं है, इसको पता नहीं है कि इस कंट्री में रहन सहन कैसे होता है, तो वो उसको अलग ही तरह से ट्रीट करता है। The students harass him from day one, slamming their desk during his lecture, using foul language and bullying him to a great extent. तो इनकी जो बच्चों की जो बुलिंग वाला नेचर है ना, वो डे वन से ही स्टार्ट हो जाता है, जहां पे वो उनकी लेक्चर के टाइम पे जोर जोर से बेंच पटकते हैं, गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, फाउल लैंग्वेज मतलब बदतमीजी वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड उनको बुली करते रहते हैं हद से ज्यादा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब हद से ज्यादा। Even the girl students do not spare a moment to harass Braithwaite. अब देखो जनरली माना मैंने बदमाश बच्चे होते हैं, लेकिन ना एक लिमिट भी होती है बदमाशी की, लेकिन यहाँ पे वो लिमिट थी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे जो गर्ल स्टूडेंट थे ना, वो भी उनको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते थे।
In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girl for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. तो जिसकी वजह से उनको गुस्सा तो आता ही था। क्यों? क्योंकि लड़कों से बेटा एक टाइम के एक्सपेक्टेड है कि हाँ वो बुली करेंगे, चिढ़ाएंगे, तंग करेंगे, लेकिन लड़कियों से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। उनको लगता है कि नहीं, दे शुड बिहेव लाइक अ लेडी। ओके, ऐसा नहीं है कि वो भी शुरू हो जाए, लेकिन वहां पे वो लड़कियां भी शुरू हो जाती थी, तो जिनके वजह से वो हाथ तो उठा नहीं सकते थे, इनका नेचर नहीं था हाथ उठाना, लेकिन वो उनको वर्बली स्कोल्ड करते थे, मतलब मुंह से बस डांट देते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes his teaching and handling tactics and he decides to interact with them as though they are adults and respectable person. तो ये कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, जहाँ पे वो पढ़ाने जाते थे लेकिन स्टूडेंट्स उनकी सुनते नहीं थे। तो ना कुछ महीनों बाद इनने रियलाइज किया कि यार ये मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये मेरे को वापस चिढ़ा रहे, ये तो चलता ही रह रहा है। मतलब उस वो जो पहिया उनने चालू किया कि वो चढ़ा रहे हैं और ये गुस्सा कर रहे हैं, इससे कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो उनने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो अपने टीचिंग का तरीका बदलेंगे, मतलब वो जिस तरह से उनसे बिहेव करता है ना, वो टैक्टिक्स बदलेंगे। और उनका टैक्टिक्स क्या था कि वो उनको स्टूडेंट्स ना मान के उनको एक अडल्ट पर्सन मानेंगे। तो आपके सामने जब भी कोई अडल्ट आता है तो कैसे आप रिस्पेक्टफुली बात करते हो ना, आप करके बोलते हो, हाँ आप कर लीजिए ऐसे। तो एग्जैक्टली हमारे ब्रेथवेट ने किया कि उनको स्टूडेंट्स ना मान के उनको एक अडल्ट पर्सन की तरह रिस्पेक्ट देना चालू किया। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि हमारी जो SGCA के लेक्चर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको दिखाए गए फैकल्टी से आप Gmeet पे फेस टू फेस बात करते हैं, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम बैचेस की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद हार्ड कॉपी notes. The courses which are offered by SGCA are 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the number shown on the screen. चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। He requires every girl to be referred to as Miss and that his students call him Sir. तो इनने एक रूल सेट किया कि जो भी लड़कियों का नाम है, उनको सिर्फ नाम से नहीं, उनके नाम के आगे अब मिस लगाया जाएगा। जैसे मिस शालिनी, मिस काजल, ऐसे इनके नाम लगाए जाएंगे। अब उनके अमेरिकन नाम थे, मैंने आपको बस हिंदी एग्जाम्पल्स दिए, इंडियन नेम्स के एग्जाम्पल, एंड उसके बदली वो लोग इनको सर बोलेंगे। ब्रेथवेट को क्या बोलेंगे? सर। At first, the students find this level of defense ridiculous and unnecessary. तो as expected, सामने वाले बच्चे तो उनका मजाक उड़ाएंगे। तो ना स्टार्टिंग में किसी बच्चे ने भी ऐसा कुछ किया नहीं, वो इनफैक्ट इस मेथड पे हंस रहे थे कि क्या मिस सर बोलने का है हमें, ठीक है। However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitude towards one another. लेकिन हमारे ब्रेथवेट ने अपना पेशेंस दिखाया, अपना पेशेंस लेवल मेंटेन रखा और उनको मिस करके बोला। तो कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम बाद ना स्टूडेंट्स को अचानक ही, मतलब धीरे, ग्रेजुअली, नॉट अचानक बट ग्रेजुअली उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड और उनके हाइजीन में भी चेंज आने लगा। मतलब क्या कि वो स्टूडेंट्स भी अब इनको सर बोल के धीरे धीरे रिफर करने लगे। This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable way. तो ये बताता है, ये पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स ने उनकी रिस्पेक्ट करना चालू कर दी, अपने गर्ल्स क्लासमेट को मिस बोलना चालू कर दिया। तो ये जो मेथड था, ये जो तरीका था, ये जो टाइम था, इसने मार्क किया कि यस, जो ब्रेथवेट ने टैक्टिक्स यूज की वो सक्सेसफुल रही। और उसमें किसी को ऐसा भी नहीं है, एमिकेबल वे मतलब फ्रेंडली वे। वहां पे ब्रेथवेट ने किसी पे गुस्सा नहीं किया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को डंडा नहीं मारा, बड़े ही फ्रेंडली वे में अपने आप ही उनका एटीट्यूड उनने चेंज कर दिया।
टू इंक्रीज द क्लास कल्चर एक्सपोजर, सिर्फ इन्हें इतना भी नहीं किया, और भी कुछ चेंजेस किए. ही टेक्स देम ऑन फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सर्शंस टू म्यूजियम्स एंड थिएटर्स. To everyone's surprise, many of the students have never been. अब देखो जनरली आपके आसपास सिटी में जो भी म्यूजियम होता है या थिएटर होता है, तो आप कभी ना कभी उसको विजिट तो कर ही लेते हैं, भले स्कूल करवाए ना करवाए, आप पर्सनल लाइफ में अपना विजिट कर लेते हैं. तो इनने ना बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए वहां पे फील्ड ट्रिप्स डिसाइड किए, म्यूजियम्स एंड थिएटर्स में विजिट करवाया, जिसमें कि आधे स्टूडेंट्स कभी गए नहीं थे, क्योंकि बदमाश थे, म्यूजियम जाके करते क्या, बदमाशी तो वहां कर नहीं सकते. जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक नया एक्सपोजर मिला, उनको एक नई नॉलेज मिली और उनका एक माइंडसेट चेंज हुआ कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं. A white female teacher, Gillian Blanchard, accompanies the class on these excursions. तो सिर्फ हमारे ब्रेथवेट अकेले नहीं जाते थे, वहां पे एक और टीचर थी जिनका नाम था गिलियन ब्लैकहेड, उनके साथ भी वो एक्सर्शंस या फील्ड ट्रिप्स पे जाती थी. दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप बिटवीन ब्लैकहेड एंड ब्रेथवेट, जिसकी वजह से इन दोनों की भी दोस्ती होने लगी. पहले वो लोग बात ही नहीं करते थे, वो जो स्टाफ था, सिंस ब्लैक कलर थे ब्रेथवेट, तो उनसे वो बात ही नहीं करते थे. बट धीरे धीरे जब उन टीचर्स ने भी देखा कि ये स्टूडेंट्स में चेंजेस ला रहे हैं, तो वो भी उनकी मदद करने लगे और धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड्स बनने लगे, वो लोग फ्रेंड्स बनने लगे. Similarly, Braithwaite's relationship with his students is tested many a times. लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम सुधर गए थे, कभी कभी वो गुस्सा हो जाते थे, कभी कभी कोई नई बात सुनता था, कभी कभी कोई नई बात मानता था, जिसकी वजह से वो गुस्सा भी हो जाते थे. लेकिन हाँ, चेंज जरूर लाए थे. वो चेंज आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई देता स्टूडेंट्स में. और ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी 2 दिन में एकदम से बदल दो, वो थोड़ा सा पार्ट तो पास्ट का रहेगा ही, जिसके वजह से यहाँ पे लिखा है कि उनका जो रिलेशनशिप है बहुत टाइम टेस्ट भी हो जाता था स्टूडेंट्स के साथ. ओके. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. तो कभी कभी कोई स्टूडेंट्स गलती कर देता था या इनको डिसअपॉइंट कर देता था, वो ऐसा नहीं कि गुस्सा हो जाते थे, काम एंड कंपोजर छोड़ देते थे और उनको पीट देते थे, नहीं. हमेशा, इनफैक्ट इनके कैरेक्टर्स में भी चेंज आया कि पहले जो व्हाइट लोग को गंदा मानते थे, अब धीरे धीरे अच्छा मानने लगे स्टूडेंट्स के चक्कर में. तो अगर उनके स्टूडेंट्स कोई गलती कर भी देते थे, डिसअपॉइंट कर देते थे, मिस्टेक कर देते थे, तो वो उनको फॉरगिव कर देते थे और बोलते थे कि अगली बार से मत करना. और इस मेथड के वजह से वो स्टूडेंट्स में जो मैच्योरिटी आई है, एम्पैथी आई है, नॉलेज आया, इंटेलिजेंस आया, वो सारे ही अलग लेवल का था. ठीक है, सिर्फ वो माफ कर देते थे, उसके वजह से बच्चों के बिहेवियर में चेंज आता था. Another facet of the story which greatly affects its narrators lies in the heavy history of colonialism. तो ये तो इनका मेन पार्ट हो गया स्टोरी का कि उनका रिलेशनशिप कैसा था. लेकिन अब हम ब्रेथवेट के बैक ऑफ द माइंड में जो चल रहा है वो सोचते हैं कि इस स्टोरी का जो एक और साइड है वो है हमारे अमेरिका में जो colonialism का रूल चलता था. ओके. Its dark consequences, mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and wrath for British. तो इनके वजह से ना ये सारे जो इनके लिए इनका जो ब्रिटिश का पीपल थे, उसके वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा घृणा आ गई थी, चिढ़ आ गई थी कि ये ब्रिटिश के जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, कब है. ठीक है, मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे ये जो इंग्लैंड में वो जो रहा करते थे. He constantly feels the prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. तो इंग्लैंड में रहने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इनके साथ प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन, अलग बिहेवियर जो इनको झेलना पड़ा है, उसकी वजह से कभी कभी ये स्टूडेंट्स पे गुस्सा निकाल देते थे. उनका बिहेवियर जो था उनके पास्ट के वजह से चेंज हो जाता था, लेकिन उन्होंने तो भी अपना काम एंड कंपोजर मेंटेन रखा. Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teaching
environment। तो ये उनके स्टूडेंट्स के बारे में भी जान के शॉक हो जाते हैं कि किस कंडीशन में उनके स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको कैसी परवरिश मिल रही है, उनका सराउंडिंग और उनका एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये उनका भी दिक्कत था और इनको जो फिजिकल ट्रॉमा या मेंटल ट्रॉमा मिला था, जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो ये दोनों चीजें हम स्टोरी में साथ साथ पैरेलली लेके चलेंगे और स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में हमारे सेकेंड चैप्टर ऑफ नोवेल जॉनर का टू सर्व विद लव का इंट्रोडक्शन एंड समरी पार्ट खत्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द थीम एंड सिनॉप्सिस। बाय फॉर नाउ। If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Share with all your friends और अगर आपको कुछ भी बातें अच्छी लगी होंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye, see you in the next lecture.